coming from? वीडियो के शुरुआत में दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल या हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आखिर ये मामला कब शुरू हुआ या फिर कैसे शुरू होता है। इसका जवाब तो दोस्तों हमें हिस्ट्री में ही मिलेगा, बट जो इमीडिएट कॉज है जिसकी वजह से इजरायली लोगों को लगा कि हमारा भी एक घर होना चाहिए या फिर हमारा भी एक देश होना चाहिए, वो वजह ये था दोस्तों जर्मनी में जो ट्रीटमेंट मिला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक्सपीरियंस था उसके बाद उनका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि हमें भी एक देश चाहिए, इजराइल नाम का एक देश, यानी कि इजरायलियों के लिए एक इजराइल। ज्यूज ने बेसिकली दोस्तों बहुत सफर किया था नाजी जर्मनी में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उसके बाद पूरी दुनिया ने भी इनको सपोर्ट किया था एक देश बनाने के लिए। चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं और वक्त में पीछे जाते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ था। इजराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है ये एक मिलिट्री और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, यानी कि दोनों। कुछ आदमी के लिए हो सकता है कि इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही निकल सकता है, मिलिट्री सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और दूसरे आदमी के लिए इसका एक मिलिट्री सॉल्यूशन ही एक सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली आज तक निकल नहीं पाया है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। आप इसको दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बुला सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि मिलिट्री के एलिमेंट्स भी आ चुके हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी जाके दूसरे कंट्री का एक एरिया कैप्चर कर लेता है और उसके बाद दूसरा पार्टी सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों सीज फायर का मतलब होता है कि जब दो दुश्मन जो कि लड़ रहे होते हैं वो लड़ना बंद करते हैं और इस बात पे अग्री करते हैं कि वो जहां तक बढ़े हैं वहीं पे रुक जाएंगे, यानी कि उन्होंने जितना एरिया कब्जाया है उसी को कब्जा के वो बैठ जाएंगे और आगे वो नहीं बढ़ेंगे। हालांकि इससे लीगली कुछ इफेक्ट होता नहीं है, तो वो जो टेरिटरी जिसको उन्होंने कब्जाया था, जिसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, वो बन जाता है उनका, यानी कि वो दूसरे पार्टी का वो लीगल टेरिटरी बन जाता है, यानी जिसने कब्जाया था। तो यहाँ पे आ जाता है आपका मिलिट्री वाले एलिमेंट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि नेगोशिएशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि प्योरली पॉलिटिकल या मिलिट्रीली 100% इसका कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत मिलिट्री का इस्तेमाल तो इसमें होगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल नेगोशिएशन इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हिस्टोरिकली ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये पूरा मामला जेरूसलम से जुड़ा है। हाँ तो दोस्तों हिस्ट्री में इस एरिया को क्या कहते थे, जिस एरिया को आज हम जानते हैं एज मिडिल ईस्ट, उस एरिया का पुराना नाम आप कह सकते हैं द लिवांत रीजन। लिवांत आज एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये एक नॉन एग्जिस्टेंट जियोपॉलिटिकल एंटिटी है और ये आज का ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत को इंक्लूड करता है और टर्की, लीबिया, इजिप्ट के कुछ हिस्सों को इंक्लूड करता है, एंड मॉडर्न डे प्रेजेंट इजराइल, पैलेस्टीन और ग्रीस, इन तीनों को भी इंक्लूड करता है। इन सबको मिला देने से लिवांत रीजन कहते थे। मॉडर्न डे में आप इसको मिडिल ईस्ट बुला सकते हैं। दोस्तों आखिर इस इलाके का नाम लिवांत रीजन कैसे पड़ा था उस जमाने में? एक्चुअली में होता यह है कि
1581 में इंग्लैंड में एक कंपनी सेटअप किया जाता है जिसका नाम रहता है द लेवांत कंपनी। जिस तरह से इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ने बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी तरीके से ब्रिटिश ने एक और कंपनी बनाया था लेवांत कंपनी के नाम से। और इस कंपनी का सोल मोटिव या सोल गोल था उस जमाने के ऑटोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड करना। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल था इंडिया के साथ में ट्रेड करना, उसी तरीके से लेवांत कंपनी का गोल था ऑटोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड करना। दोस्तों, टर्की का पुराना नाम ऑटोमन एम्पायर है। जिस तरह से रशियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, उसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था। इसीलिए दोस्तों, इस पूरे इलाके को ब्रिटिश ने नाम दे दिया लेवांत। अब हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे होता है, क्योंकि जब उसी इलाके में ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था तब वहाँ पे मुस्लिम्स और ज्यूस जो कि माइनॉरिटी थे वो पीसफुली कैसे रहते थे, बट बाद में उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो गया। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है ना कि बाद में उनके बीच में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जो कि आज तक 2024 तक सॉल्व हो नहीं पाया है। दोस्तों, हम सबको ये तो पता है कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ में ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म कैसे होता है, सवाल ये है। ऑटोमन एम्पायर को पार्टीशन कर दिया जाता है या फिर आप कह दीजिए डिवीजन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, या फिर आप कह दीजिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। कोई भी वर्ड आप यूज कर लीजिए। इस पूरे प्रोसेस में ब्रिटिश और फ्रेंच इन दोनों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। इन्होंने ऑटोमन एम्पायर का पार्टीशन कर दिया था और पार्टीशन के साथ में इन्होंने गड़बड़ी कर दिया था। एक्चुअली इन्होंने छोटा मोटा गड़बड़ी नहीं, बहुत बड़ा बड़ा गड़बड़ी कर दिया था। जैसे कि इंडिया को पार्टीशन करते समय इन्होंने बहुत सारा गड़बड़ी कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम निकला है बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, मतलब रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द पार्टीशन। इसी तरीके से सेम प्रॉब्लम बाद में यहाँ पे निकलना ही था, क्योंकि ब्रिटिश थे बेचारे, उनसे तो पार्टीशन बहुत अच्छे तरीके से होता है जैसे कि हम सबको पता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं पूरा गिल्ट ब्रिटिश को देना नहीं चाहूंगा। उन्होंने बस मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन को हैंड ओवर किया था, यानी कि सरेंडर किया था। पार्टीशन जो है वो एक्चुअली में फ्रेंच लोगों ने किया था, बट इट डज नॉट मैटर क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व थे। एक्चुअली में होता यह है कि उस समय कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी ने इस प्रॉमिस को दे दिया था, उस समय के डिप्लोमेट्स ने इन प्रॉमिसेस को दिया था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनके मोटिव या इंटेंशन मुझे नहीं पता कि कितने दूर तक वो इसको एग्जीक्यूट करना चाहते थे, बट उन्होंने प्रॉमिसेस तो कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने एक प्रॉमिस दिया था जिसका नाम है मैकमहोन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद दोस्तों दूसरा है द बेलफोर डिक्लेरेशन। बट इन दोनों प्रॉमिसेस के जगह इन्होंने एक एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जिसका नाम है द साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट।